नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। हेडिंग डालो डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लिख इसमें, इट इज द फोर्स which when applied on the body then it changes its configuration, then it changes its configuration। ठीक, समझ में आ गया। अगला हेडिंग डाले रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें लिखे हैं इट इज द फोर्स विद इन द बॉडी which tries to restore the original configuration of the body। ये बॉडी के अंदर इस तरह से फोर्स डेवलप हो जाता है कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाता है। समझ में आ गया। हेडिंग डालें अगला इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it tends to regain its original shape and size, its original shape and size, and it returns its original configuration after removal of deforming force, after removal of deforming force। समझ में आया क्या कुछ? क्या समझ में आया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड इट रिटर्न इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो। अब नीचे लिख इंपॉर्टेंट पॉइंट। Elasticity depends on nature of material, and also depends upon the temperature, इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी
सबसे ज्यादा किसका होती है? क्वार्ट्ज। फिर उससे कम होती है स्टील। बोलो। फिर उससे कम होती है कॉपर। फिर उससे कम होती है रबर। रबर। समझ में आई? नोट कर लिया? हेडिंग डाल। प्लास्टिसिटी। जैसे इलास्टिसिटी होती है ऐसे ही प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी क्या होती है बेटे बता? आ बॉडी which does not regain its original configuration at all on removal of deforming force is called plastic body. And this property is called plasticity. अरे ये डेफिनेशन समझ में आई? बता, सुनाओ पढ़ के। Does not regain its हाँ हाँ। देख भाई नीचे लिख, पुट्टी 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 कॉमा मड। पुट्टी कॉमा मड एंड पैराफिन वैक्स are close to perfectly plastic body. Close to perfectly plastic body. देख उसे अगर ऐसा कर खींच दिया तो वहीं उतना ही खिंच जाएगी, वापस नहीं आएगी। वापस आने की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर खींचो और फिर वापस आ जाए तो इलास्टिक है, खींचो वापस ना आए तो प्लास्टिक है, और परफेक्टली प्लास्टिक के करीब ही है। इस चैप्टर में इलास्टिसिटी ही पढ़ाई जाएगी। थोड़ा सी डेफिनेशन लिखवा दिए। इस चैप्टर में क्या लिखवाई पढ़ाई जाएगी? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भरपूर समझ में आई? हेडिंग डाल, स्ट्रेस। स्ट्रेस लिख इसमें, when a deforming force is applied on a body, then a restoring force is developed in the body, which is equal in magnitude, and opposite in direction, full stop। लिख इसमें अगली लाइन से,
The restoring force per unit area is known as stress. Is known as stress. अब नीचे लिख, स्ट्रेस इक्वल टू, बता क्या लिखो स्ट्रेस इक्वल टू, रेस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. अभी मैं पूरा वैसे ही लिख रहा हूं. बता भाई, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. तो देख, अगर मैं इसकी जगह डिफॉर्मिंग फोर्स लिखना चाहूं मैग्नीट्यूड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज करूं तो एक ही बात रहेगी. क्लियर? हाँ. बताओ बाल को, समझ में आ गई? अब इसके नीचे लिख, इफ एफ is the force applied on the body and A is the area of cross section of the body, area of cross section of the body, then stress equal to F upon A. सही है भाई? आपसे अगर डेफिनेशन पूछे ना बच्चे, तो आप ये कह देना रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. क्लियर? और मैग्नीट्यूड में आप इसे यूज करते रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर स्पेशली अगर डेफिनेशन पूछे तो रेस्टोरिंग फोर्स बोलो, तो वो ज़्यादा सटीक है ना? हाँ. इसकी यूनिट्स बता क्या होंगी? इसकी यूनिट्स होंगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एक तो ये है, किसमें? इन एमके सिस्टम. और इसे पास्कल भी यूज कर सकते हो, है ना? और बच्चे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम. ये सब जानते ही हो, है ना? बताओ जी. अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. अब आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. अब इसमें नीचे लिख पहले नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिख इसमें, इफ फोर्स इज अप्लाइड parallel to the length and produces change in length, produces change in length, then force per unit area developed is called longitudinal stress. Longitudinal stress.
ठीक। तो बच्चे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला बन गया बताओ। फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा फोर्स? फोर्स पैरेलल टू द लेंथ, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स बोल सकते हैं। अगर सिंपल फोर्स लिखो तो दिमाग में रखनी है ये बात, एक बार पूरा लिख लो, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लिख लो। अपॉन एरिया है सब में एफ अपॉन ए ही। अरे जनरल फॉर्मूला तो बता दिया फोर्स का, एफ अपॉन ए। मतलब ये देखना है फोर्स कौन सा है, बोलो। इस वाले केस में फोर्स की क्या खास बात है? फोर्स इज पैरेलल टू द लेंथ, यानी लेंथ को चेंज करे, ऐसा फोर्स लगाना है। जैसे वायर है, वायर को या तो आप लेंथ बढ़ा दो या उसे घटा दो, है लेंथ। वायर के केस को समझो, समझ में आ रही है? वायर की लेंथ के अलोंग या तो उसे बढ़ा दो या घटा दो। तो इसलिए ये अब जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये दो प्रकार का हो गया। अब इसमें दो टाइप है, नीचे लिख, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर ए, हाँ भाई बता कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस लिख इसमें, इफ लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, then stress is called tensile stress। ये कैसे समझ, मान लो देखिए ये वायर टाइप बॉडी है, मान लो ये बॉडी, अरे समझ में आ रही है? इसकी जो है लेंथ बढ़ा दी ऐसे, ये इतनी फोर्स एफ लगा के, अलोंग द लेंथ लगाकर लेंथ बढ़ा दी, तो इस समय फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? इस समय फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा जब लेंथ बढ़ा रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। नंबर बी लिख, नंबर बी बताओ। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख इसमें, इफ लेंथ ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज then stress is called compressive stress, compressive stress। ठीक, बता भाई, देख इधर, ये जो फोर्स है देखो, इस ऐसे लगा रहे हैं इस बार ऐसे, और ये जो है ना ये यहाँ तक ले आए, तो इस समय जो फोर्स लगाया गया है उसे एरिया से डिवाइड कर दो, फोर्स पॉइंट एरिया। उस फोर्स पॉइंट एरिया को क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो प्रकार के हो गए, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर? तो आपने अब तक क्या पढ़ लिया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना? आप पढ़ेंगे नंबर 2, दूसरा स्ट्रेस कौन सा होता है? हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिख इसमें, तो लिख ले इसमें, इफ फोर्स इज अप्लाइड at every point of the surface normally on the body and produces change in volume, but shape remains same, then force per unit area developed is called volumetric stress. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बताओ बाल को। अब देख, समझाता हूं इसे। जैसे मान लो ये इस तरह से बॉडी है, जैसे बॉल टाइप, बोलो, तो इसमें जो फोर्स है ना बेटा, इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रही है? तो इसमें क्या चीज चेंज हुआ? वॉल्यूम। क्या चीज चेंज नहीं हुई? शेप। क्या चीज चेंज नहीं हुई? शेप। ये डायग्राम बनाओ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? नॉर्मल फोर्स। इस वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। और एरिया तो नीचे है ही, अपॉन एरिया। सभी में होता फोर्स अपॉन एरिया ही है, पर यहां पर कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का क्या, इसकी क्या पहचान है इस वाले हैं फोर्स वाले की? सरफेस के हर पॉइंट पर नॉर्मल होना चाहिए इसमें। क्लियर? और ये जो है ना, ये बच्चे, ये किसके बराबर भी होता है? चेंज इन प्रेशर के बराबर। चेंज इन प्रेशर के बराबर। चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा पी के बराबर। प्रेशर नहीं बोलेंगे बेटे, चेंज इन प्रेशर, है ना? चेंज इन प्रेशर। पहले ही बता, इतना समझ में आ गया? नंबर 3, तीसरे टाइप का क्या होता है? क्या बात? शियरिंग स्ट्रेस। कल क्या दिन है? फ्राइडे। शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। बता भाई, लिखो इसमें, इफ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द सरफेस
to the surface of the body, to the surface of the body, and produces change in shape, without change in volume, then force per unit area, developed is called shearing stress, बता भाई। आया कुछ समझ में? देख, ठीक है बेटा, इधर देख, बनाऊं डायग्राम। सपोज कर ये एक सिलेंडर है, बता, और ये जो है सिलेंडर यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है, बता भाई। बोलो। अब देख, इसमें जो फोर्स लगाना है वो तो ऐसे लगाना है, यहाँ ऐसे करके, बता। इसमें होता क्या है? ये ऐसे यहाँ आ जाता है इस जगह, बता भाई। ये जो है ना, ये इस तरह से शेप इसकी ये यहाँ आ जाती है। कुछ आ रही समझ में है? तो इसमें क्या हुआ? वॉल्यूम तो सेम रहा, वॉल्यूम तो, पर शेप बदल गई। जैसे ये है, ये यहाँ, और फोर्स अगर मैं यहाँ पर यहाँ ऐसा लगाऊं और इसे नीचे फिक्स कर दूं, फोर्स यहाँ से लगाऊं, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। यानी फोर्स को अगर तुम एक सरफेस पे लगाओगे टेंजेंशियली, तो याद रहे उसमें क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस। उसमें क्या होता है, उसमें शेप बिगड़ती है और वॉल्यूम सेम रहता है। पहले बताओ, ये इतना समझ में आया या नहीं आया? हैं? डायग्राम बना लो, ये बना लिया। अब इसका देख, नीचे लिख ले, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू, बोलो कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। पहले बताओ, इतना समझ में आया? पक्का? अब देख, ये जो स्ट्रेस है, इसके ऊपर मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ छोटे छोटे, पहले फिर आगे बढ़ूंगा। स्ट्रेस वाला स्ट्रेन बाद में लाऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है? लिख, इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? लिख, फाइंड द longitudinal stress in the wire as shown in figure, as shown in figure.
देखो भाई, ये एक वायर है, बोलो, लाइट वायर है, कैसा वायर है? लाइट वायर। और आर जो है इसकी 2 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहां पर एक ब्लॉक बना हुआ है 10 kg का। कितने kg का? 10 kg का। बताओ, ये लेंथ सपोज कर 1 मीटर है वायर की, कितनी है? 1 मीटर। चलो जी बताओ, तो देखो ये तो बहुत आसान है। जी की वैल्यू 10 लेंगे, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो इसका, लॉन्गिट्यूडनल क्या? स्ट्रेस, तो फोर्स अपॉन एरिया है, कौन सा फोर्स? लॉन्गिट्यूडनल ही लेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल कितना हो गया? 10g। एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। बता भाई, 10 इंटू 10 अपॉन 3.14, आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, कितना आया? कितना आया? 7.4। यह आएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। अगले में देख, अब खेल शुरू होगा। क्वेश्चन लिख, फाइंड द longitudinal stress in the wire as shown in figure, as shown in figure। देख भाई, ये यहां पर बच्चे एक पुली है, हाँ पुली है, बोल। और यहां पर ये 2 ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक है एक 4 kg का और एक ये ब्लॉक है 3 kg का, ठीक है। और लाइट वायर है, बोलो। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। लिख लिया? इसमें लिख, इफ g इक्वल टू 10, वो क्वेश्चन तो लिखवा दिया था, तो ब्रैकेट में लिख ले, उसके क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिख ले, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कैसे करोगे सॉल्व? सर टेंशन निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे। पक्का पकड़ा सर, है? पक्का। सर उसमें हमें बताना पड़ेगा ना, पहले 4 kg का निकालना है, 3 kg का निकालना है। सर टेंशन तो कॉमन रहेगा ना, टेंशन दोनों में सेम रहेगा। मासलेस है ना, इसलिए तो सही कह रहा हो जालिम। ठीक है, देख इधर समझ, ऐसे समझ। शॉर्टकट में करूं? 10/7 सर टेंशन। अरे शॉर्टकट में करूं, पूरा करूं? देख इधर, ये जब वायर को हम स्ट्रेट कर देते,
तो फोर्स का वो टेंशन कैसे निकालते हैं? सर इधर का फोर्स इनटू उधर का मास प्लस इधर का फोर्स इनटू उधर का मास अपॉन टोटल। हाँ नहीं, हाँ तो ये इतना आ जाता है T इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ जाता है सॉल्व करके। एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो। बता भाई, अरे बोल। यस सर। इससे सॉल्व करके निकाल ले। क्या आ जाएगा? 34.2 न्यूटन। 34.2 न्यूटन। ये टेंशन आ जाएगी इतनी। बता। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल भाई। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कौन दे रहा? टेंशन। तो टी अपॉन ए। 34.2 अपॉन एरिया 2 इंटू 10⁻⁴। इसे सॉल्व करो। 17 इंटू लगभग 17.1 है भाई। यस सर 17.1 इनटू 10 टू द पावर 4। है 10 टू द पावर 4। या फिर 171 इनटू 10 टू द पावर 17.1 इंटू 10 टू पावर 4 क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले बता, इतना समझ में आया है? पक्का? अब देख कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट डालता हूं इसमें, लिख। फाइंड द longitudinal stress in the given, रुक जा भाई, in the given heavy uniform wire, heavy uniform wire at point P, at point P। डायग्राम में बनाऊंगा, ठीक है? देख भाई, अब तक जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें वायर जो था लाइट था, है? अब जो है इस बार जो वायर है वो हैवी है। हैवी यूनिफॉर्म वायर, इसका मास भी दे रखा है 2 kg, है भाई? 2 kg। मास कितना है इसका? 2 kg। और इसका एरिया भी दे रखा है। एरिया दे रखा है इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई। और देख इसमें यहां पर एक अलग से ब्लॉक भी बंधा हुआ है। क्या भी बंधा हुआ है? ब्लॉक 2.5 kg का। और पॉइंट पी किस जगह है? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान से समझ ले। पूछ क्या? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो स्ट्रेस पूछ रहा था वो सिर्फ वायर में कह रहा था, है? किस में कह रहा था? अब इसमें वायर में नहीं बोलेगा। पूछ क्यों? इसके हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। जब लाइट वायर होगा, बहुत सुन लो ध्यान से बात, जब लाइट वायर होगा तो उसमें पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे वायर में सेम है हर पॉइंट पर। और जब वायर कैसा होगा? हैवी, तो फिर उसमें पॉइंट इंडिकेट करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, दिमाग में बैठाते जाओ, कुछ पॉइंट समझते जाओ। बताओ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? अब देख पॉइंट पी है ये, देखिए टोटल लेंथ इसकी एल है, ये रही,
और ऊपर से L/4 है P पॉइंट तक की। ये डायग्राम। ये जो पीछे के चैप्टर है ये पीछे ना छोड़ने वाले हैं। NLM है, फ्रिक्शन है, जो मैकेनिक्स है, समझ में आई? ये मैकेनिक्स में टाइम क्यों लगाते हैं इतना? क्योंकि ये स्पीड बनवाती है अब आगे, हैं? अगर मैकेनिक्स कमजोर है तो ये आगे को भी कमजोर रहेगा। मैं रोज की रोज वीडियो डाल देता हूं, तो पढ़ ले करो, हैं? अभी आजकल डाल रहा हूं कुछ दिनों बस, फिर बंद करने वाला हूं। सुधर जाओ जरा, पेपर ऊपर चल रहे तुम्हारे इस वजह से। तेरे बेटे क्या हुआ तुझे? सही है सब? कर नहीं रही है मेहनत? आ रहा हूं तेरे घर पे एक दिन, आ रहा हूं, बिखेरूंगा धनिया तेरा। हाँ भाई बताओ कैसे करोगे बाल को? हैं? हैं? अबे भैया बिना इंटीग्रेशन के हो जाएगा। कितना? 5 प्लस में 2 इंटू 10⁵ सही है। देख इसने कैसे करा, देख सोचो, इसने अकल लगाई, तुमने नहीं लगाई? देख अब मुझे अगर यहाँ निकालनी है, देख ऐसे सोच, जब ये वायर लाइट होता था तो इसके कारण ये फोर्स देता था। इधर देख ले, जब ये वायर लाइट होता था तो इसका वेट जो होता था उसके कारण टेंशन होती थी, और वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिल जाती थी उससे। अरे देखो इधर, सही है? तो पूरे वायर में सेम रहती थी। अब मुझे इसमें हैवी वायर में चाहिए, तो हैवी वायर में ये पॉइंट क्या है? P। तो यहां पर टेंशन निकालनी पड़ेगी तुझे अब, तो हर जगह टेंशन अलग है। तो यहां वाली टेंशन नीचे का वेट देगा, तो उसमें ये और ये इसे नीचे वाले हिस्से का वेट भी शामिल है। समझ में आई? देख इधर, L का मास 2 kg, बोल, 1 का मास 2 kg/L, और कितने का चाहिए? 3L/4 का मास, 2/L इंटू 3L/4, L से L कट गया, बराबर कितना आ गया? है 1.5। यानी ये इसका 1.5 kg आ गया नीचे का, बोल। तो देख, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की जगह रख दे TP, P पॉइंट की टेंशन अपॉन एरिया। T पॉइंट की टेंशन कितनी हो गई? 2.5 प्लस 1.5 इंटू G, 10 अपॉन एरिया 2 इंटू 10⁻⁻⁴। इससे सॉल्व करो। बताओ भाई, तो कितना आ गया इससे? 2 इंटू 10⁵ क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।